Assalamu Hi, alaikum. bro. Hello. Walaikum assalam. कैसे How are हैं you, man? Ibrahim? I'm TikTok, alhamdulillah. Thank you so much. How are you? I'm good. Today we have Mr. Ibrahim Ahmed. So if you guys have any questions, you can raise the question. हम अपना session start करते हैं. एक सवाल पूछना चाहूँगा. Now I'm seeing like a lot of photographer they are using Sony, Fuji, and different cameras, Panasonic as well. So आपको कभी चांस मिला, आपने यूज किया इनको, कभी एक्सपीरियंस किया इन सब कैमरों का? मैंने सोनी का A7R3 यूज किया है और निकॉन का मिररलेस भी यूज किया है, Z7 और Z6 भी। अगर मैं कहूँ आपसे कि यार आप अच्छा लिखते हैं, आप कौन सा पेन यूज कर रहे हैं, कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं, तो ये जो आपके थॉट्स की इंसल्ट होगी। सो कैमरा एक मीडियम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा लेंस आपके पास है, कौन सा कैमरा आपके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी फोटो आप लेते हैं ये फर्क होती है, इसका ये मैटर करता है ज्यादा कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपका, आपकी जो फोटो है उसमें स्टोरी कितनी है, कंटेंट आपका कैसा है, ये बात की बातें होती हैं। कैमरा कौन सा यूज कर रहे हैं। If I say one more thing, तो मैं Yes. इसमें से एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो हाई डेफिनेशन और हाई मेगापिक्सल कैमरा जो लोग सोचते हैं, उसके बारे में आप क्या अपने गाइडेंस देना चाहते हैं कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए? पहला सवाल मैं उनसे ये करूंगा कि मेगापिक्सल्स होते क्या हैं। अगर आपको पता है ना कि पिक्सल क्या है, मेगापिक्सल क्या है, तो आपको पता लगेगा कि मुझे कितने मेगापिक्सल्स की जरूरत है। मेगापिक्सल से ज्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग और कंटेंट, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपका कंटेंट कितना स्ट्रांग है। So I'm going to ask you second question, of course, which lens are you preferred for the landscape? अगर फॉर सपोज मैं इसमें आता हूँ कि मेरे लिए सिटीस्केप और लैंडस्केप के लिए बेस्ट लेंस कौन सा है, तो मैं कहूंगा वाइड एंगल 1424 और 1635। अच्छा, इसमें प्रेफरेंस 1635 को ज्यादा मैं इसलिए दूंगा क्योंकि उसमें फिल्टर एक्सपेंसिव नहीं है। उसके एफ कितना होना चाहिए डिपेंड नहीं करता, F4 है या F2.8 है, कोई डिपेंड कोई में। अब मैं अगर मिल्की वे करता हूँ तो F2.8 की तरफ जाऊंगा। अगर मिल्की वे मैं नहीं करता, मैं सीधी लैंडस्केप कर रहा हूँ और सिटीस्केप कर रहा हूँ, तो मेरा काम ही स्टार्ट F11 के बाद होता है, तो फिर मैं क्यों 2.8 की तरफ जाऊँ। तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता। Okay, that's great. That's great thing. We go for this next question. So I'm gonna ask a question. When you go for you thinking you're gonna be travel with some other country. If you never been there and if you already been there, आप कैसे प्लान करते हो? फोटो के पीछे प्लानिंग लाजमी होती है, ठीक है। अगर आपका प्लान नहीं होगा तो वो तुक्का होता है, तुक्के से फोटो लेके आ गया अच्छी सी। तो आपका अगर प्लान नहीं किया हुआ तो अच्छी फोटो नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 9 एप्स हैं वो यूज करता हूँ। मैं यहाँ बता देता हूँ, सबके काम आ सकती है, ठीक है। उसके लिए लोकेशन की अलग ऐप है, वेदर की अलग ऐप है, विंड की अलग ऐप है, और फिर क्लाउड्स के लिए और स्काई के लिए मैं अलग ऐप यूज करता हूँ। सो जो पहली ऐप में यूज करता हूँ वो वेदर के लिए, जो पहली सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे पता होना चाहिए मौसम कैसा होगा वहां पर जाने का। मेरे इतने इन्वेस्टमेंट करके जा रहा हूँ, या एक बिल्डिंग की परमिशन मुझे मिल गई है, तो मुझे डेट उन्हें देनी होती है, तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि इस हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा। उसके लिए तो डिफॉल्ट ऐप में यूज करता हूँ जो नॉर्मली आईफोन की और एंड्रॉइड की वेदर ऐप है नॉर्मली। उसमें आपको एक वीक का एवरेज आपको मिल जाता है। दूसरी ऐप है जो यूके की है, क्लियर आउटसाइड। उसमें क्या होता है, मुझे फॉग का पता लग जाता है, विजिबिलिटी का पता लग जाता है, हाई क्लाउड, लो क्लाउड और मिड क्लाउड का पता लग जाता है। बहुत अच्छी ऐप है, वो मैं यूज करता हूँ। और फिर एक है ऐप एक्यूरेट वेदर के नाम से। फिर स्काई के लिए जो मैं ऐप यूज करता हूँ वो है वाईआर। उसमें ये होता है कि वाईआर में मैं ये देखता हूँ कि अगर फॉर सपोज सनसेट के टाइम पे गोल्डन आर या ब्लू आर में मेरे पास बादल होंगे, वो कितने ऑरेंज होंगे। सो उससे बादल की एक तो डेंसिटी का अंदाजा हो जाता है और उससे कलर का अंदाजा हो जाता है कि ऑरेंज होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि होता यह है कि जब आपके पास लो क्लाउड्स होते हैं होराइजन पे, तो वो सन को ब्लॉक कर देते हैं, तो उससे फिर चांसेस जो होते हैं ऑरेंज होने के बहुत कम बढ़ जाते हैं। क्लियर आउटसाइड है, उससे मुझे अंदाजा हो जाता है हाई क्लाउड होंगे, मीडियम क्लाउड होंगे, लो क्लाउड्स होंगे। तो पहले आपको ये भी समझना पड़ता है कि बादल हैं किस तरह के, लो क्लाउड्स हैं, हाई क्लाउड है, मीडियम क्लाउड है। ये अंदाजा हो गया, उसके बाद फिर मैं वाईआर ऐप में जाके चेक करूंगा कि गोल्डन आर में या ब्लू आर में, क्योंकि सिटीस्केप ज्यादातर ब्लू आर का होता है, तो ब्लू आर में ऑरेंज मुझे कितना मिलेगा। फिर उसके बाद मैं स्काई कैंडी ऐप यूज करता हूँ, वो मुझे एक परसेंटेज देता है कि स्काई कितना परसेंट अच्छा होगा। फिर एक और ऐप जो है मिटियो अर्थ, बड़ी अच्छी ऐप है। इससे क्या होता है, इससे मुझे दो चीजें पता लगती है। इससे एक तो मुझे बादलों की डायरेक्शन पता लग जाती है, स्पीड पता लगती है, कितनी स्पीड से बादल मूव कर रहे होंगे। फिर रेन का पता लग जाता है मुझे। और जो हवा के लिए मैं यूज करता हूँ वो बड़ी अच्छी ऐप है विंडी। क्या मुझे सिटीस्केप में पता है मैंने 5 सेकंड का शॉट लेना है, तो अगर मुझे कैलकुलेटेड होगा बादल की स्पीड क्या होगी, मेरे पास डायरेक्शन क्या होगी, गूगल अर्थ पे चेक कर लूंगा कि मैं किस जगह खड़ा हूँ, ठीक है। तो मुझे अंदाजा है कि इस बात से बादल यूं जा रहे होंगे। सो डायरेक्शन का मुझे अंदाजा हो गया, तो मुझे पता है कि मुझे इस साइड से लेना है। 5 सेकंड का शटर रखूंगा तो मुझे इतने बादल मिल जाएंगे, लॉन्ग एक्सपोजर का मुझे एक रेशो मिल जाएगा। और अगर फॉर सपोज स्पीड स्लो है तो मैं कितने स्टॉप का फिल्टर यूज करूंगा। अगर मैं 10 स्टॉप यूज कर रहा हूँ, ब्लू आर है, तो ब्लू आर की भी फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में आपके पास स्काई ब्राइट होता है, फेज 2 में आपके पास लाइट्स इतनी ज्यादा ओपन नहीं होती है, स्काई आपके पास बड़ा खूबसूरत होता है। फेज 3 में आपके पास लाइट सारी ओपन होती हैं, स्काई आपके पास नहीं होता। तो फिर आपको जब आप 10 लगाओगे तो आप अंदाजा लगाओगे कि मेरे पास इतने मिनट से फेज 1 स्टार्ट हो रहा है, या फेज 2 में मैं जाऊंगा इतने मिनट बाद। तो आप उस हिसाब से फिर फिल्टर यूज करेंगे कि मैं 2 का फिल्टर 2 स्टॉप यूज करूं, 3 स्टॉप
यूज करूं, और ये सारी जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ कैलकुलेशन है। आपको पता होना चाहिए कि मैं 2 स्टॉप यूज कर रहा हूँ तो कितने सेकंड्स का डिले आएगा, ठीक है, मैं शटर स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ाऊंगा। उस वक्त तक आपको एक, जब ये कैलकुलेटेड नंबर्स आपके पास होंगे, फोटो कैमरे में आने से पहले आपके दिमाग में पहले आ चुकी होगी। तो Yeah. ये छोटी सी कैलकुलेशंस हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस है। ज्यादातर सिटीस्केप में लोग टाइम का ख्याल नहीं करते, जो कि काफी अरसे तक मैं भी ख्याल नहीं कर रहा था। फिर जब टाइम का अंदाजा होता है, फिर आपको इस तरह की एप्स में आते हो, फिर आप ख्याल करते हो। खैर, फिर उसके बाद तो फोटो फिल्म यूज करता हूँ सन के डायरेक्शन के लिए। ये 9 एप्स हैं। फिर उसके अलावा ये सारी पूरी कैलकुलेशन करके मैं ज्यादातर अभी जो चेक करता हूँ, गल्फ में बहुत ज्यादा मसला होता है विजिबिलिटी का, तो मेरी ज्यादातर कोशिश होती है फर्स्ट प्रेफरेंस विजिबिलिटी कितनी है, सेकंड प्रेफरेंस फिर मैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्काई, जिस दिन बादल होते हैं उस दिन हमारी ईद होती है। Before I go to the next question, how would you know all this stuff? ये एक बहुत देखें, एक बात बताऊँ मैं आपको, लर्न योर सेल्फ। मैं हो सकता है मैं किसी चीज गलत भी सीख रहा हूँ। वर्कशॉप्स, 1-to-1 सेशंस, सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, आप अपने एक मेंटर को फॉलो कर लें रिव्यू के लिए, क्रिटिक के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो फोटो ले रहे हो आया वो गलत है कि नहीं है, और उसमें गलत कितना गलत है और सही कितना सही। दूसरी चीज ये है, यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ओपन है। अब एक बुक आप 18 दिन पढ़ते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ, मैं आपके पास कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार इस बुक की मुझे एक खुलासा दे दो, आप वो बुक मुझे पूरी की पूरी 2 घंटे में सुना देते हैं। सो व्हाट आई गॉट, Okay. द थिंग व्हिच यू अचीव्ड इन 18 days, आई गॉट दैट इन 2 hours। Oh. टीचर जो होता है वो आपको, टीचर जो आपको ना, वो अपने एक्सपीरियंस की पूरी चीज देता है। असल में हमारे पास जो बहुत बड़ा फ्लॉ है वो ये, हम बेसिक को, एक्सपोजर ट्रायंगल को हम बेसिक समझते हैं। एक्सपोजर ट्रायंगल सिर्फ बेसिक नहीं है, कैमरे के अंदर अपर्चर है, अपर्चर के इफेक्ट्स हैं, हर नंबर का अपना एक इफेक्ट है। मैं अगर आईएसओ इतना रख रहा हूँ तो उसका मेरे सेंसर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं शटर स्पीड रख रहा हूँ तो उसका मेरा अपर्चर और आईएसओ पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ये सारी कैलकुलेशन गैजेट्स को यूज करके सीखते हैं। आपके पास कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मेरे लिमिट क्या है मेरे आईएसओ की, मैं कितने आईएसओ, कितनी बाउंड्री से ऊपर नहीं जा सकता, कितनी बाउंड्री से नीचे नहीं आ सकता। आपके पास शटर स्पीड की लिमिट होनी चाहिए कि ट्राइपॉड पे मेरी क्या लिमिट है, मौसम के हिसाब से कितनी लिमिट है, और हैंड हेल्ड मेरे क्या लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये कैलकुलेटेड आपके माइंड में पड़ा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस लेंथ या इस फोकल लेंथ पे मैं अगर इतने नीचे जाऊंगा तो मेरी फोटो ब्लर होगी। तो आपको जब ये चीजें कैलकुलेटेड होती हैं, आपने प्रैक्टिस की होती है, तो आपको फिर अंदाजा हो जाता है कि मुझे इतनी सेटिंग रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। शटर स्पीड का आपको पता होना चाहिए, फोकस, मेटरिंग, फिर उसके अलावा व्हाइट बैलेंस का क्या इफेक्ट होता है, व्हाइट बैलेंस में जो नंबर्स हैं उसका क्या इफेक्ट है, और जो उन्होंने डिफॉल्ट दिए उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, ये कैलकुलेटेड होनी चाहिए। उसका पूरा ये पूरा 1 महीने 2 महीने आप अपने गैजेट्स पे जब काम कर लोगे ना, तो आप काफी कुछ सीख लोगे। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है फोटो की रीडिंग करें। आप कुछ अपने टास्क बना लें, और सपोज मैंने नंबर 1 पे रखा स्टोरी, नंबर 2 पे रखा लाइट, नंबर 3 पे रखा कंपोजिशन, और इस तरह कुछ पॉइंट्स अपने बना लें। पॉइंट्स बनाने के बाद आप रोजाना 5 फोटोज को देखें, किसी बेस्ट वर्ल्ड टॉप, अगर आपकी स्ट्रीट में आप सीखना चाह रहे हैं तो स्ट्रीट के देखें, अगर लैंडस्केप का देखना चाह रहे हैं तो लैंडस्केप का देखें। उस पॉइंट्स में उस फोटो को पूरी तरह रीड, उसने कंपोजिशन क्या किया, उसने लाइट का कैसे इस्तेमाल किया, लाइट को कैसे अंडरस्टैंड किया। जब आप इस तरह के पॉइंट्स आप पूरी अपनी फोटो को रीड कर लेते हैं, तो आपको इन द एंड जो रिजल्ट मिलता है वो उसके माइंड में क्या चल रहा था जब वो फोटो ले रहा था, ये पता लग जाता है। फोटो के दौरान लेते वक्त जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है। वो उस वक्त आएगा जब आप फोटो रीड करना जानते होंगे। तो लर्निंग एक ऐसा अमल है जो कभी रुकना नहीं चाहिए, और कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है, इस बात को ना सोचा करें कि यार मैं इसने कल से फोटोग्राफी स्टार्ट की है, इसके पास कैमरा है नहीं और इससे मैं क्यों सीखने जाऊं। So I'm gonna jump on the second question. Sometimes how do you motivate yourself? देखिए, मोटिवेशन, ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन वो स्ट्रगल का नाम है। वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए रिजल्ट शायद 2 साल या 3 साल बाद उसको मिलेगा, लेकिन उसको स्ट्रगलिंग फेज में लेना चाहिए, उसको स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। अपने टास्क आप सेट करें, लर्निंग टास्क, ठीक है। छोटी इंसान कामयाब नहीं होता, वो अचीव कर, टास्क दें अपने आप को, उन्हें अचीव करें। आप अचीव करेंगे तो वो आपके लिए स्टेप बनता रहेगा, स्टेप टू स्टेप। तो अगर आपको लाइफ में आपके 6 महीने में 10 अचीवमेंट या 10 टास्क आपने अचीव कर लिए, तो समझो कि आप जीत रहे हो, आप आगे जा रहे हो। Which one is your favorite and adventurous trip and photo? मेरी खैर अभी तक तो मैंने कोई बेस्ट फोटोज नहीं ली हैं। एक फोटो ऐसी थी जो मैंने, मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसमें मैं लाइट, और फिर अल्लाह ने मेरा बड़ा साथ दिया कि एक ऑब्जेक्ट रेड कलर में आ गया, क्योंकि उसमें लाइट के दरम्यान, तो एक फोटो बड़ी पॉपअप हो गई। वो मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं लगाई, मैंने कॉम्पिटिशन के लिए संभाल के रखी हुई है। सो वो फोटो मुझे बड़ी पसंद है। उसमें ये हो कि लाइट का एक ट्रायंगल बना हुआ है, लाइब्रेरी के अंदर मैंने फोटो ली थी, लाइब्रेरी के पैटर्न्स बने हुए हैं, लाइंस बनी हुई है, और एक लाइट का ट्रायंगल बना हुआ है। सो उस ट्रायंगल के अंदर एक औरत बिल्कुल उस वक्त आ जाती है, उसमें आई है। सो ये होता है कि उसमें वो रेड कलर का और व्हाइट स्कार्फ उसने पहना था, वो आ जाती है। Guys, it's a questions time. If you want to ask any question. जिस तरह मैं सीखा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे सीखा हूँ। मैंने जिससे भी आप, अगर जिसको भी आप समझते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है और इसको मैं उस्ताद मानता हूँ, तो उसको दिल से उस्ताद माने। मैं आपको टास्क दें, टास्क कैसे देंगे? फॉर सपोज रूल्स ऑफ थर्ड के अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं फोटोग्राफी में, ठीक है। रूल्स ऑफ थर्ड पे स्टिक ना हो, हर हफ्ते एक रूल को फॉलो करें और समझे कि वो रूल, अगर रूल ऑफ थर्ड है, गोल्डन रेशियो, वो गोल्डन रेशियो क्यों है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है फोटो पे। जब आप इफेक्ट करेंगे, वाई लगा के आप सोचेंगे ना उसको कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। सो रूल्स को उस वक्त आप ब्रेक करें जब आप रूल्स को समझ जाते हैं। तो जब आपका फोटो
एक जज या एक मेंटोर देख रहा होगा ना, तो वो आपके थॉट्स को देख लेगा कि भाई इसने इस चीज को अगर साइड पे रखा है तो क्यों रखा है। उसके बाद रीजन आ जाएगी कि ये रीजन थी जिसकी वजह से इसने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया। आपने इतना प्रैक्टिस की होती है उसकी रूल्स की कि आपको अंदाजा होता है कि यार मैं अगर इसको इस जगह पे रखूंगा तो मेरी ये एलिमेंट जो मेरे फोटो में आना चाह रहे हैं या उनसे रिलेशन बन सकता है वो नहीं बन पाएगा। तो आप क्या करोगे, आप रूल को छोड़ दोगे, आप फोटो पे ध्यान दोगे। फिर अंडरस्टैंडिंग बना लें। हमेशा याद रखिएगा जो आपके पास है, चाहे वो बेसिक है, चाहे वो एडवांस है, चाहे जिस लेवल का भी है, चाहे वो कैमरा है या मोबाइल है, कुछ भी है, वो बेस्ट है इस वक्त। जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है उसको एज ए ब्लेसिंग समझते हुए उस पर काम करना शुरू करें। जितना ज्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। चीज आपके पास है, अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आप जो आपके पास है पहले उसको यूज करें अच्छी तरह, उस पर अपनी अच्छी तरह कमांड हासिल कर लें, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएं। I have a few questions in the last with as a current situation. Quickly message for everyone. लर्न एंड प्रैक्टिस। अपने प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें। जितना ज्यादा आप सीख सकते हैं उतना कम है। दूसरा जो मेन मेरी चीज है, अपनी खामियां देखें, अपनी खामियों पे काम करें, बेसिक को सीखें। यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। Okay, Yes. that's great. Yeah. Thank you so much, Ibrahim. It's such an Thank you amazing so much for your session, time. and So much. inshallah we will be in touch every time. And Yes, for sure, inshallah. be good luck for your future. Good luck for book, Thank you so and much. good luck your Thank the you so much. contest you're telling us. And thank you so much, guys. Thank you so much, Ibrahim. Hope Thank we'll you so see you much. again, and we'll see you talk to you All right, later. nice. Thank you so Okay, much. bye bye.